ये बेटा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो हमारा जो बेटा फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स, सही है। हमने जो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा वो है हमारे पास नंबर्स, सही है। उसके अंदर बेटा हमारे पास जो है वो डिफरेंट सब टॉपिक्स है। तकरीबन जो है वो मोर देन सब टॉपिक्स है हमारे पास, 10 से ज्यादा सब टॉपिक्स है। तो उसमें सबसे पहले बेटा हमने कौन सा पढ़ना है? प्रैक्टिकल अर्थमेटिक, सही है ना। अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है? ऑपरेशन परफॉर्म्ड, ऑपरेशंस बिटवीन नंबर्स। नंबर्स के दरमियान जो है वो बेटा आप क्या कर रहे हो? ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो, सही है। डिफरेंट ऑपरेशन को नंबर्स के दरमियान अगर परफॉर्म करते हो तो वो क्या कहलाता है? वो अरिथमेटिक कहलाता है, सही है। वो क्या कहलाता है बेटा? अरिथमेटिक कहलाता है, सही है। अब आपके पास कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस है? नंबर वन, आपके पास जो है वो एडिशन है, प्लस का साइन होता है, सही है। सेकंड आपके पास बेटा सब्ट्रैक्शन है, माइनस का साइन होता है। थर्ड आपके पास बेटा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का क्रॉस का साइन भी बनाया जाता है, डॉट का साइन भी यूज किया जाता है, ऐसे, सही है। और जो है वो बेटा आपके पास ऐसा भी पॉसिबल है कि दो नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट्स भी यूज किए जाते हैं, सही है। ब्रैकेट्स, तो ये मल्टीप्लाई के तीन डिफरेंट साइन होते हैं। और चौथा बेटा जो बेसिक ऑपरेशन है आपके पास है वो डिवीजन। डिवीजन के लिए या तो आप डिवाइड का साइन यूज करते हो या स्लैश का साइन नॉर्मली यूज कर रहे हो। तो सही, ये दो साइन आपके पास अगर स्लैश और डिवाइड बना हुआ है, जिसको आप ये बैक स्पेस कहलाता है आपके पास, अगर ये साइन बने हुए हैं दोनों में से कोई भी तो ये डिवीजन का साइन होता है, सही है। तो ये चार बेसिक ऑपरेशन है। अगर ये चारों में से एक, दो, तीन या चार हो, मिनिमम वन ऑपरेशन भी आप नंबर्स के बिटवीन परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? अर्थमैटिक। अब प्रैक्टिकल अर्थमैटिक हम क्यों कह रहे हैं? बेटा प्रैक्टिकल अर्थमेटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट कर रहे होंगे, सही है ना। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि पेपर के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, दूसरा ऐसे आते हैं जिसमें जो है वो डेली लाइफ की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है, सही है। कि उसमें वो कोई भी दो तीन बंदे ले लिए, उसने दो तीन पर्सन ले लिए, उसके दरमियान चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, उनके दरमियान का कुछ ना कुछ रिलेशन बता रहा होता है। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास डेली लाइफ के वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो इसलिए इसको कह दिया प्रैक्टिकल अर्थमैटिक, सही है। बट इसके अंदर अभी कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होगा, सही है। वेरिएबल आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, जिसको आप कहोगे अलजेब्रा। ये आपके पास कौन सा यूनिट है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है? नंबर्स का, सही है। उसमें सबसे पहले आपने पढ़ना है अर्थमेटिक। चार बेसिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे होगे नंबर्स के बिटवीन, तो ये कहलाएगा आपके पास अर्थमेटिक, सही है। चलो, अब आ जाओ। अच्छा बेटा, अब आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, बॉड मास। बॉड मास, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास? बॉड, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एफ का मतलब है बेटा आपके पास सब्ट्रैक्शन, सही है। बॉड मास क्या कहता है बेटा? बेसिकली ये आपके पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है। बॉड मास क्या है? बॉड मास एक रूल बना दिया गया है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का, कि कौन से ऑपरेटर को, ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है, सही है। तो ये आपके पास कहलाएगा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। क्या है बेटा ये बॉड मास? क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, सही है।
इसमें सबसे पहले बी आ रहा है, बी फॉर ब्रैकेट, किसी भी किस्म का ब्रैकेट है आपके पास बेटा। ब्रैकेट कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ब्रैकेट्स का एक और नाम होता है, या तो आप इसको ब्रैकेट कह लो, या फिर आप इसको पैरेंथेसिस कह लो, सही है। ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस एक ही बात होती है, ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। बेटा आपके पास कौन कौन से टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं? एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल जैसे ये वाला होता है आपके पास, सही है, या इसको राउंड भी कहते हैं, स्मॉल या फिर राउंड ब्रैकेट, सही है। दूसरा आपके पास बेटा होता है ये वाला ब्रैकेट जिसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, सही है। थर्ड वन बेटा आपके पास ऐसे होता है जिसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, सही है। या इन सारे ब्रैकेट्स को आप पैरेंथेसिस भी कह सकते हो। किसी भी किस्म का ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वो परफॉर्म किया जाएगा, सही है। उसके बाद बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है? ओ, ओ फॉर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में अगर कोई पावर है, सही है, कोई एक्सपोनेंट है, वो सॉल्व किया जाएगा, वो फिर किया जाएगा ब्रैकेट के बाद। फिर डी, डी का मतलब डिवीजन, फिर डिवीजन किया जाएगा। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में से कोई भी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रूल ये कहता है कि आप जो है वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए पहले अगर डिवाइड आ रहा है तो आप डिवाइड करो, और बाद में मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई करो। या अगर लेफ्ट टू राइट जाते हुए पहले मल्टीप्लाई है और बाद में डिवाइड है तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में डिवाइड कर लो। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन एक साथ साथ है, ये हर जगह साथ रहते हैं। ये दो है, दोनों पक्के भाई बहन है, सही है। जब भी डिवीजन होगा तो उसके साथ कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा होगा, सही है। फिर लास्ट में आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। जिस तरह डिवीजन मल्टीप्लीकेशन पक्के भाई बहन है, एक साथ साथ होते हैं, इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक साथ साथ होते हैं, सही है। और ये बिल्कुल एंड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया जाता है, सही है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल है, पहले आप किसी को भी परफॉर्म कर सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, सही है। हाँ, लेफ्ट टू राइट फॉलो कर लो। अगर एडिशन एडिशन का साइन, प्लस का साइन पहले आ रहा है तो आप पहले ऐड कर लो, माइनस का साइन बाद में आ रहा है तो आप बाद में सब्ट्रैक्ट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अच्छा बेटा, इसमें कुछ पूछना है यहाँ तक देख लो। हम्म। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन समझ में आ गया, बॉड मास, ये सारी चीजें समझ में आ गई, अर्थमेटिक्स समझ में आ गया। हम्म। सही है। अच्छा बेटा, बोल सकती हो आप, माइक ऑन कर लो, कोई मसला नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, एक चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, अगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो बेटा आंसर क्या आता है? प्लस। जब दो सेम साइन, दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर बेटा प्लस ही आएगा, ये चीज आपने याद रखनी है, सही है। यहाँ भी अक्सर स्टूडेंट ना मिस्टेक कर देते हैं, सही है। अच्छा, और अगर दो डिफरेंट साइन है, एक माइनस है और दूसरा प्लस है, या पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस या प्लस माइनस दोनों माइनस ही होंगे। तो याद रखो, जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, सही है। ये प्लस और माइनस के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सही है। ये चीज आपने याद रखनी है। दोनों प्लस है तो प्लस ही होगा, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस ही होगा, माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस ही होगा। अच्छा, अगर आपको बोला जाए बेटा सम के लिए मोस्टली सम का वर्ड यूज किया जा रहा होगा तो इसका मतलब है प्लस करना होगा। अगर डिफरेंस बोले, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? दो क्वांटिटीज है, कोई भी दो चीजें हैं, उनके दरमियान कितना फर्क है, ये फर्क निकालना है आपने, इन दोनों में कितना फर्क है। जैसे मेरे पास एक नंबर 17 है, एक नंबर 10 है, मैं बोलूं बताओ मुझे इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में फर्क कितना है, 10 से 17 तक पहुंचने के लिए मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा, या 17 से 10 पे आने के लिए मुझे कितना पीछे आना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सिंपल सर 7 का फर्क है। डिफरेंस कितना है? 7। वो आया कैसे? माइनस करके। तो डिफरेंस जब भी लिखा हुआ होगा तो क्या करना होगा? माइनस। तो आप सिंपल क्या करोगे, 17 - 10 कर दोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7। ये दो नंबर से 17 और 10, इन दोनों में जो डिफरेंस है, वो फर्क है, वो कितना है? 7 का है, सही है बेटा। इसमें कुछ पूछना है? सही है। और प्रोडक्ट का वर्ड अगर यूज किया जा रहा हो तो इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। प्रोडक्ट का क्या, प्रोडक्ट का वर्ड अगर यूज किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई की बात हो रही है, सही है।
और डिवीजन के लिए वो मोस्टली डिवाइड का या कोशन का वर्ड भी यूज कर सकता है। कोशन का अगर वर्ड यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है डिवाइड। सही है। इसमें कब कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक देख लो। ये इसका स्टार्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। सही, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल अर्थमेटिक के हम क्वेश्चंस करते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर वन बेटा, यूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू वर्क आउट। सही है ना, आपने क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके आंसर्स फाइंड करने हैं। सही है, इनके आंसर्स के लिए काम करना है। सबसे पहले हम कर रहे हैं पार्ट ए। पार्ट ए बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, पार्ट ए क्या लिखा हुआ है, 100 - 14 × 20, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास बेटा दो ऑपरेशन आ रहे हैं, टोटल तीन नंबर है, 100, 40 और 2, टोटल तीन नंबर है। ऑपरेशन कितने आ रहे हैं उनके बिटवीन, दो, एक नेगेटिव और एक मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास बॉड मास रूल को हमने इधर फॉलो करना है। सही है। बॉड मास के बेटा डिफरेंट नेम्स होते हैं, बिड मास भी होता है और पेमडास भी कह सकते हो, मतलब तीनों का सेम ही होता है। सही है। अच्छा, तो बॉड मास क्या कहता है, पहले माइनस किया जाएगा या मल्टीप्लाई किया जाएगा। बॉड मास कहता है पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले आप माइनस नहीं कर सकते। 100 कॉपी हो गया, माइनस भी कॉपी हो गया। 40 × 2 कर देंगे बेटा, 80 आ जाएगा। सही है। 100 - 80 बेटा, अगर मैं कर दूं 100 - 80, क्योंकि मैंने पहले क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब मैं क्या करूंगा, माइनस। 100 - 80 बेटा कितना हो जाएगा, 20। दिस इज द करेक्ट आंसर। सही है। आप ऐसे नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा कि आपने लिखा 100 - 40, पहले आप माइनस कर दो। 100 - 40 आपने लिख दिया 60, मल्टीप्लाई बाय 2, 60 × 2 आंसर 120 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। ये मेथड आपने फॉलो नहीं करना है। सही है। तो आपने बॉड मास को जो है वो इधर देखना है। बॉड मास क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले मल्टीप्लाई करो, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में बोल रहा है माइनस करो, तो हम बाद में माइनस करेंगे। सही है बेटा। अच्छा, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें, पार्ट नंबर बी, तो इसमें क्या है, 86 +7 × 2। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 86 कॉपी प्लस कॉपी, 7 × 2 किया जाएगा, 7 × 2 बेटा कितना होता है, 14। अब हम 86 और 14 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 100। पहले मल्टीप्लाई हुआ देन ऐड हुआ। सही है। अब हम इसका पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में क्या है बेटा हमारे पास, पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, 24 - 20 डिवाइड बाय 4। सही है। 24 - 20 डिवाइड बाय 4। अब इधर क्या हो रहा है, दो ऑपरेशन आ रहे हैं, एक माइनस और एक डिवाइड। तो पहले क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल। बॉड मास के हिसाब से पहले आपने डिवाइड करना है, पहले आप माइनस नहीं कर सकते। 24 माइनस कॉपी, 20 डिवाइड बाय 4 बेटा आप कर दोगे। 20 डिवाइड बाय अगर मैं 4 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही ना, 20 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो इजीली, क्योंकि 20 डिवाइड बाय 4, ये दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। सही है, तो ये 5 आ जाएगा। फिर 24 - 5 करेंगे तो बेटा मेरे पास इधर आंसर आ जाएगा 19। सही है। अब हम बेटा पार्ट नंबर डी भी ऐसे ही है, पार्ट नंबर डी आपने करना है, ये होमवर्क है। सही है। अब आते हैं हम बेटा पार्ट नंबर ई पे। पार्ट नंबर ई में क्या लिखा हुआ है, 30 - 14 + 12। अब तीन नंबर दिए, लेकिन उनके दरमियान में ऑपरेशन दो ही है, माइनस का है और एक प्लस का है। तो ये मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन बॉड मास रूल के हिसाब से पहले आप एडिशन कर लो बाद में सब्ट्रैक्शन कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपकी मर्जी है, पहले ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इट्स योर चॉइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉड मास ये कहता है कि आप लेफ्ट से राइट साइड जाते हुए पहले जो ऑपरेशन आ रहा है वो परफॉर्म कर दो। हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। 30 - 14, 30 - 14 अगर मैं करूंगा बेटा मेरे पास 16 आंसर आ जाएगा, +12। 16 में 12 ऐड करूंगा तो मेरे पास बेटा आंसर 28 हो जाएगा। सही है। अच्छा, पार्ट नंबर अगर हम एफ की बात करें, पार्ट नंबर एफ क्या है बेटा हमारे पास, पार्ट नंबर एफ में क्या लिखा हुआ है, 30 डिवाइड बाय 60, सॉरी 30 डिवाइड बाय 6 × 3। सही है। तो यहाँ पे भी क्या है, तीन नंबर्स के दरमियान में दो ऑपरेशन ही है, लेकिन एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड वाला ऑपरेशन है।
तो मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ रहते हैं, भाई बहन है, तो इनको कोई मसले की बात नहीं है। आप किसी ऑपरेशन को पहले परफॉर्म कर लो तो कोई दूसरा ऑपरेशन बुरा नहीं मानेगा। सही है। तो पहले आप डिवाइड कर लो या पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले डिवाइड कर लेते हैं 30 डिवाइड बाय 6। अगर मैं 30 डिवाइड बाय 6 करूँ बेटा, 30 डिवाइड बाय 6, 6 × 1 = 6, 6 की टेबल में बेटा 30 कहाँ पे आता है? 5 पे। सही है। तो 30 डिवाइड बाय 6 किया मैंने तो मेरे पास आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 15 आ गया। सही है बेटा। इसमें कुछ पूछना है? देख लो यहाँ तक। सही है। चलो अब हमारे जी बेटा। मरियम बेटा कुछ पूछना है? ओके। नो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। सही है। आज क्या वो माइक नहीं चल रहा है क्या? सही है। तो आपने बेटा इसको बिल्कुल भी कैलकुलेटर से नहीं करना है। सही है। जब मैं बोलूंगा ना कि आप कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर आप निकाल लो, तो आप वहां पे कैलकुलेटर निकाल लेना। ओके। माइक वर्किंग नहीं कर रहा, कोई मसले की बात नहीं। सही है। तो फिर आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट पे लिख देना। सही है। अच्छा। सही। तो यहाँ पे बेटा आप कैलकुलेटर यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं आपको जब आएगा ना क्वेश्चन अभी, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा इसमें हम अभी कैलकुलेटर यूज करेंगे। अभी तक जो भी क्वेश्चन है वो हम इसमें कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। और ऐसे सवाल में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी प्रैक्टिस जितनी भी क्वेश्चन की, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उनकी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ही प्रैक्टिस करनी है। इसका रीजन ये है कि इस तरीके का एक आध नंबर का, एक दो नंबर का सवाल आ जाता है और उसमें बच्चा अक्सर मिस्टेक कर देता है, ये कैलकुलेटर ना होने की वजह से। अच्छा, अब हम बेटा नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी। जी वाले पार्ट में बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 30 - 4 मल्टीप्लाई 3 + 7। सही है। 30 - 4 मल्टीप्लाई 3 + 7। सही है। अच्छा। अब इधर क्या हो रहा है बेटा? हमारे पास जो है वो टोटल 4 नंबर थे और उन 4 नंबर्स के दरमियान में 3 ऑपरेशन है, फिर माइनस, मल्टीप्लाई एंड प्लस। अब सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल? मल्टीप्लाई का। सही है। 30 कॉपी, माइनस प्लस हम पहले नहीं कर सकते, माइनस कॉपी। 4 और ये 3 पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 × 3 बेटा कितना होता है? 12 होता है। फिर ये +7 कॉपी। अब आप पहले माइनस करो या प्लस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 - 12 कर दो, कितना हो जाएगा? 30 - 12 बेटा हो जाएगा 18 + 7। 18 + 7 अगर मैं करूंगा, आंसर मेरे पास आ गया इसका 25। सही। लास्ट पार्ट है बेटा हमारे पास एच। एच वाले पार्ट में क्या है? 8 + 42 डिवाइड बाय 7 -1। सही है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। 4 नंबर्स है, बीच में 3 ऑपरेटर आ रहे हैं। पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा? डिवाइड वाला। सही है। तो पहले 8 प्लस कॉपी हो गया, 42 डिवाइड बाय 7 कर देंगे। 42 को बेटा अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 42 डिवाइड बाय 7, नॉट 6, मैंने 6 लिख दिया। 42। 42 डिवाइड बाय 7, तो 7 × 1 = 7, 7 की टेबल में 42 बेटा आता है 6 पे। सही है। 42 डिवाइड बाय 7 6 हो गया। और ये -1। 8 + 6 बेटा कितना होगा? 14 -1, तो आंसर कितना आ गया? 13। सही है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? बॉड मास रूल को फॉलो करते हुए ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सही है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? नो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है बेटा। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ। सही है ना, आपने वैल्यूज निकालनी है, इस बिल्कुल ऐसे ही करना है, वही है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो किस में आ रहे हैं? डेसिमल्स में आ रहे हैं। सही है। हमने कोशिश करनी है कि हम इधर भी कैलकुलेटर यूज ना करें। सही है। हाँ, अब आप बोलोगे सर अगर इधर हम कैलकुलेटर यूज नहीं करते तो फिर हम डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? सही है। वो हम आगे जब डेसिमल्स को पढ़ेंगे ना बेटा, तो हम वहाँ पे सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो कोई मसले की बात नहीं है, वो हम उधर सीख लेंगे।
तो अभी अगर हमें वो चीज नहीं आती है तो अभी हम कैलकुलेटर यूज इधर कर कर सकते हैं डेसिमल में, सही है। डेसिमल के लिए सिर्फ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बाकी बाकी किसी के लिए भी नहीं, सही है? हाँ, जब हम डेसिमल को पढ़ लेंगे तो फिर हमें वो डेसिमल वाला कैलकुलेटर से भी आता है, वो तो कोई मसले की बात ही नहीं है। और डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी आता है, आता होगा। तो फिर अगर वो P2 में आए या P4 में आए, हम दोनों में इजीली सॉल्व कर लेंगे, सही है। आ जाओ, अगर हम ले इसका पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर ए बेटा, तो इसमें बेटा क्या है आपके पास, 15 - 6.5 मल्टीप्लाई -2.8। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे यही तो समझना है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, कौन सा परफॉर्म करना है, ये मेन है यहाँ पे, सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, 15 - 6.5 मल्टीप्लाई -2.8। आपके पास बेटा 15 के बाद वाले जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं, 6.5, नेगेटिव का 6.5 और नेगेटिव का 2.8, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। सबसे पहले आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई वाला, ये चीज का ख्याल रखना है, पहले अपनी मल्टीप्लाई को परफॉर्म करना है, क्योंकि बॉड मास क्या बोलता है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे ब्रैकेट कोई बना देता तो पहले हम ब्रैकेट को करते हैं, जैसे पार्ट नंबर ई और एफ के अंदर है और डी के अंदर भी है, लेकिन बाकी कहीं नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे पहले क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, पहले हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 हमने कॉपी कर दिया। अब बेटा यहाँ पे है -6.5 मल्टीप्लाई -2.8, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर नंबर्स भी मल्टीप्लाई होंगे और साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, सही है बेटा। माइनस माइनस अभी हमने ऊपर ही लिखा था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, 6.5 मल्टीप्लाई 2.8, तो बेटा आंसर आएगा 18.2, सही है। अब ये 15 और 18.2 बेटा आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 18.2 प्लस 15, तो बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया 33 सही है। तो इस तरीके से हमने कर लिया, सही। जब हम डेसिमल नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख लेंगे तो फिर हमारे पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी इसको इजीली कर लेंगे, सही है। अच्छा, पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी अगर देखो तो बेटा पार्ट बी भी ऐसे ही है कुछ आपके पास। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, 6.9 प्लस 20.8 डिवाइड बाय -4। इधर आपके पास क्या हो रहा है बेटा, पहले आप 6.9 को 20.8 में प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 20.8 और -4 आपस में पहले डिवाइड होंगे, क्या होंगे, डिवाइड, पहले आपने इनको डिवाइड करना है, सही है। तो आपने लिखा बेटा 6.9, सही है, प्लस, अब ये बेसिकली ऐसे होना चाहिए था ना, 20.8 ऊपर प्लस का है और नीचे लिखा हुआ है डिवाइड के साइन, तो ऐसे बना तो -4, सही है। तो प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस आ गया, सही है। और 20.8 डिवाइड बाय को, 20.8 को बेटा आप डिवाइड कर दोगे 4 से, कैलकुलेटर से आपने 20.8 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 5.2, सही है। और ये माइनस कैसे आया बीच में, प्लस माइनस माइनस, सही है। 20.8 का साइन प्लस है और 4 का साइन क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, सही है। 20.8 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 5.2। फिर आपने 6.9 को माइनस कर दिया 5.2 से, तो बेटा आंसर आ जाएगा 1.7, सही। अच्छा, पार्ट सी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले 4.2 और -3 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, 4.2 मल्टीप्लाई 3 कर दोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सही है। और फिर जो आंसर आएगा वो 11.9 से माइनस कर दिया जाएगा, सही। चलो अब हम पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में क्या है, 11.9 प्लस 4.2 मल्टीप्लाई -3, 11.9 कॉपी, प्लस माइनस माइनस 4.2 मल्टीप्लाई 3, 4.2 मल्टीप्लाई 3, आंसर आ गया 12.6, सही है। अब आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों को माइनस कर देना है। अब आप देखो बेटा, जब भी आप, आपके पास दो नंबर्स प्लस कब होते हैं, दो नंबर्स प्लस जब होते हैं जब उन दोनों के साइन सेम हो, दोनों प्लस के हो। अगर अभी हम देखें तो 11.9 वाला जो फर्स्ट नंबर है वो उसका साइन प्लस है, अगर शुरू में कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो बेटा प्लस है।
फर्स्ट नंबर के साथ अगर कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ, जैसे सारे पार्ट्स है डी और जी को छोड़ के सब पार्ट्स में फर्स्ट नंबर पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब वो सारे प्लस के हैं। लेकिन डी पार्ट में फर्स्ट नंबर के साथ प्लस नहीं था, माइनस था, तो उसने माइनस लिख दिया है। इसी तरह जी वाले पार्ट में भी फर्स्ट नंबर 4 है, उसके साथ प्लस नहीं है, माइनस है, तो उसने माइनस लिख दिया है। अगर फर्स्ट नंबर के साथ आपके पास बेटा कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, सही है। और सेकंड नंबर का साइन क्या है? माइनस। जब आपके पास दो नंबर्स के साइन सेम होंगे, दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, तो ऐड किया जाएगा, सही है। अगर सेम साइन होता है तो आपने क्या करना होता है? ऐड। बोथ प्लस या बोथ माइनस, सही है, मतलब सेम साइन, तो आप क्या करते हो? ऐड कर देते हो। और अगर बेटा डिफरेंट साइन होते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, वन प्लस वन माइनस, ये कोई भी प्लस का साइन हो, पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, या पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, मतलब डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन, सही है। अगर डिफरेंट साइन होते तो फिर बेटा ऐड नहीं किया जाता, फिर किया जाता है सब्ट्रैक्ट। सही है, डिफरेंट साइन में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं कर सकते आप, माइनस करेंगे। सही। तो अभी अगर हम देखें बेटा, हमारे पास दो नंबर है, 11.9 उसका साइन प्लस है, 12.6 दूसरा नंबर है उसका साइन माइनस है, तो हम इन दोनों का प्लस नहीं कर सकते, बल्कि हमने क्या करना है? माइनस करना है। सही है, तो हमने लिखा कैलकुलेटर से, अभी तो हम कर रहे हैं, बाद में हम जो है वो डेसिमल जब करेंगे तो हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी कर लेंगे। सही। 11.9 माइनस 12.6, तो आपके पास बेटा आंसर आएगा 0.7। नहीं, 12.6 में से 11.9 निकाल दोगे तो 0.7 आ जाएगा। बट साइन किसका लिखा जाएगा? बड़े वाले नंबर का, जो भी बड़े वाले नंबर का साइन होगा वो लिखा जाएगा। अभी मेरे पास 11.9 और 12.6 में से बड़ा कौन है? 12.6, उसका साइन माइनस है, तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन लिखूंगा? माइनस। और अगर बड़े नंबर का साइन प्लस होता तो मैं कौन सा लिखता? प्लस। ये हमारे पास क्या हो गया? ये आंसर हो गया। इसमें कुछ पूछना है बेटा? चलो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर डी की तरफ। सही। पार्ट नंबर डी क्या है हमारे पास? -3.3 मल्टीप्लाई 7 - 10 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हमने सॉल्व करना है। बाहर भले मल्टीप्लाई पहले आए या माइनस आए, कुछ भी आए, वो हमें देखना ही नहीं है। पर आप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते कि अगर बाहर मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो आप बोलो मैं तो पहले मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आपने सबसे पहले करना है, फर्स्ट ब्रैकेट, सही है। -3.3 कॉपी, मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट के अंदर भी मसला है, तीन नंबर्स है और दो आपके पास जो है वो साइन आ रहे हैं, एक माइनस का और एक मल्टीप्लाई का। तो अब जो है वो ब्रैकेट को हम कर रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास फॉलो होगा, पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। 7 कॉपी माइनस कॉपी, 10 × 2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, सही है। माइनस का 3.3 कॉपी, मल्टीप्लाई। अब 7 - 20, मतलब 20 में से अब 7 का साइन प्लस है, 20 का साइन माइनस है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है बेटा? माइनस करना है। डिफरेंट साइन है, सेम साइन नहीं है, तो हम इन दोनों को कर देंगे माइनस। 20 में से आप 7 माइनस कर दो तो बेटा 20 में से अगर मैं 7 निकाल दूं तो 20 लेस मुझे मिले, मैंने उसमें से 7 लेस निकाल दिए, तो कितने बच गया? 13 लेस बच गए मेरे पास, सही है। अच्छा, साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है 7 और 20 में से? 20। 20 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस आ जाएगा, सही है बेटा। तो ब्रैकेट तो हो गया आप सॉल्व। अब बाहर वाला नंबर और ब्रैकेट वाला नंबर बेटा क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, सही है। अच्छा, एक का साइन दोनों, फर्स्ट नंबर का साइन भी माइनस है, सेकंड नंबर का साइन भी क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस बेटा क्या हो गया? प्लस। और शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने तो समझाने के लिए फिर भी लिख दिया है। और फिर ये 3.3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 13 से, तो आंसर आ गया बेटा 42.9। इसमें कुछ पूछना है? हम्म, देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है? चार पार्ट्स में, वेरी इजी है, चलो। ओके, अच्छी बात है, ये तो माइक वर्क कर रहा है, तो अब आप जो है वो माइक ऑन करके बोलो, कोई मसला नहीं है, जो भी आपकी क्वेश्चंस है या जो भी नहीं है, सही है। हाँ, ऑब्वियस है, आसान ही होगा, शुरुआत है, आपने इतना मैथ पढ़ी हुई है तो आपको अभी शुरुआत में आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, सही है। स्टार्ट से जो है वो, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जो है वो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पुराने आपने पढ़े हुए वो सारे के सारे आपके रिकॉल हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, सही है, ताकि फिर हम जो
डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाए, तो फिर इन चीजों में हम फंसे नहीं, वहां पे हमारा टाइम जाया नहीं हो। सही है। अच्छा, अब अगर पार्ट ई की बात करूं बेटा, तो पार्ट ई में भी ऐसे ही है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा और फिर ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपने होमवर्क में कर लेना है। सही। अच्छा, पार्ट एफ में क्या है? पार्ट एफ में सिंपल है बेटा, आपके पास पहले दो ब्रैकेट्स है ना, चलो पार्ट एफ करते हैं। पार्ट एफ में पहले फर्स्ट ब्रैकेट 7.7 माइनस 5.3 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय माइनस। सही है। चलो, तो अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, तो पहले दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हो, 3 4 5 2, जितने भी सिंगल नंबर में जब जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, आपने जो है वो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते रहना है। सही है। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7.7 माइनस 5.3, अगर आप बेटा इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4। सही है। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन है, 21 डिवाइड बाय -7। सही है, 21 को बेटा 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 21 का साइन प्लस है और 7 का माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सही है। ये मल्टीप्लाई में भी होता है और डिवाइड में भी होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। सही है। अब 2.4 और -3 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2.4 को बेटा आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.4 मल्टीप्लाई 3 बेटा आपके पास तकरीबन 7.2 आंसर आ गया। सही है। अब 2.4 का साइन प्लस है और 3 का माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आपके पास बेटा आंसर हो गया पार्ट एफ का। इसमें कुछ पूछना है? नो सर। हाँ बस सही है। अब आई ना आवाज, अब लगा ना कि है सामने कोई है। चलो, अब आ जाओ जी करते हैं। जी में क्या है हमारे पास? कितने, 5 नंबर दिए हुए। सही है। पार्ट जी। पार्ट जी में क्या है हमारे पास? -4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय 6 प्लस 11। हाँ, अब इधर होगा क्या? हम्म अब इधर देखो बेटा, आपके पास जो फर्स्ट नंबर -4, सेकंड नंबर -3, इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई। इसी तरह थर्ड नंबर है -2, उसके दरमियान में भी साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई। और फोर्थ नंबर है 6, उसके दरमियान में साइन कौन सा है? 6 डिवाइड का। और फिर लास्ट जो नंबर है उससे पहले आ रहा है प्लस, तो इससे पहले प्लस वाले को आप थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा, +11 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सही है। इससे पहले वाले जितने भी नंबर्स है, या तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड पहले किया जाएगा, फिर 11 में को हम ऐड करेंगे, फिर एडिशन की तरफ जाएंगे। अभी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सही है। तो सबसे पहले हम -4 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई 3 12। सही है। फिर मल्टीप्लाई -2 कॉपी कर दिया, डिवाइड बाय 6 कॉपी कर दिया, +11 कॉपी। अब ये 12 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 24 हो जाएगा। 12 का साइन प्लस है, 2 का माइनस है, प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 6 +11 कॉपी हो गई। अब ये -24 और 6 डिवाइड हो जाएंगे। -24 का साइन माइनस है, 6 का प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 24 को बेटा आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 4 आ जाएगा। अब लिखा जाएगा +11। अब -4 को 11 में ऐड कर दिया जाएगा, इसका मतलब है 11 में से 4 को माइनस कर दो। 11 में से 4 माइनस करूंगा बेटा, आंसर आ जाएगा 7। सही है। और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, बड़ा वाला नंबर 11 है, उसका साइन प्लस है, तो इधर प्लस आएगा। सही है। चलो, एक और पार्ट है लास्ट। तो वो पार्ट बेटा, वो भी चलो कर लेते हैं, एच वाला पार्ट। सही है। मैंने बोला आपको देता हूँ, चलो करवा। एच वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 15 डिवाइड बाय -5 प्लस 4.4 मल्टीप्लाई 2.5। सही है। 15 डिवाइड बाय -5 प्लस 4.4 मल्टीप्लाई 2.5। अगर आप देखो बेटा, टोटल 4 नंबर थे, फर्स्ट 2 नंबर्स के बिटवीन डिवाइड है और लास्ट 2 नंबर्स के बिटवीन मल्टीप्लाई है। और बिल्कुल मिडल में अगर आप आओ, 2 नंबर्स इधर से छोड़ो, दो इधर रखो, बीच में प्लस आ रहा है, तो ये जो प्लस बीच वाला है ये वाला, इसको बिल्कुल लास्ट में आपने परफॉर्म करना है। सही है। अभी इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। सही है? पहले क्या किया जाएगा? 15 और -5 ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब 15 का साइन प्लस है, -5 का साइन माइनस, 5 का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 15 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब ये आपने प्लस लिख दिया, प्लस कॉपी। अब फिर
ये 4.4 और 2.5 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने लिखा 4.4 मल्टीप्लाई 2.5, तो बेटा आंसर आ जाएगा 11। सही है। अब -3 और +11 को क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो -3 + 11 बेटा अगर आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का 8। सही है, 11 में से 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें देखो कुछ पूछना है, चाहिए? नो सर। चलो, एक एक पार्ट होमवर्क दिया है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सही है, एक एक वो पार्ट आपने होमवर्क में करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से बेटा वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। सही है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स में सिंपल आपने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि आपके पास गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। सही है। चलो, क्वेश्चन 3 में बेटा आपके पास क्या बोल रहा है, जुनेद बाय 6.5 kg ऑफ अनियंस। जुनेद है, उसने क्या खरीदा, हाँ अनियंस खरीदे, प्याज खरीदी है बेटा, कितने, 6.5 kg। यही हम लिख लेते हैं, अनियंस कितना है, 6.5 kg। ये भी डेसिमल में, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। सही है। इसी तरह एंड 3.6 kg ऑफ पोटैटोज, और उसने वो क्या कहते हैं, आलू भी खरीदा है। कितना, पोटैटोज कितने खरीदे, सही है, पोटैटोज कितने खरीदे उसने, पोटैटोज 3.6 kg। द अनियंस कॉस्ट $1.20 पर किलोग्राम। आपके पास जो अनियन है बेटा, उसके 1 kg की, पर किलोग्राम मीन्स 1 kg की जो कॉस्ट है वो गिवन दी हुई है। कितनी है कॉस्ट, अनियन के नीचे अनियन की कॉस्ट लिख देते हैं, कितनी है, 1.2 पर केजी। 1 kg की इतनी कॉस्ट है, किसमें, डॉलर्स में। सही है। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पोटैटोज इज 2.70। 2.70 मीन्स $2.7। और जो टोटल कॉस्ट है पोटैटोज की, अब पोटैटोज की उसने पर केजी के हिसाब से कोई कॉस्ट नहीं दी है, उसने क्या कॉस्ट दी है, पोटैटो की टोटल कॉस्ट। उसने कितने पोटैटो खरीदे, 3.6 kg। उस 3.6 kg आलू को खरीदने के लिए उसने कितने डॉलर्स पे किए हैं, टोटल कॉस्ट दे दी पोटैटोज की, टोटल कॉस्ट। तो उसने टोटल जो है वो कितने पे किए हैं, $2.7। सही है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड, ये हमारे पास गिवन था। सही है। अब पार्ट ए है और पार्ट बी है, ये दो हमारे पास रिक्वायर्ड है। पार्ट ए में हमें क्या बोल रहा है ये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज। अब आपके पास कॉस्ट आपने निकालनी है, किसकी, पोटैटोज की, बट सिंगल केजी की, 1 kg की, 1 kg की। उसने जो हमें कॉस्ट दी है वो टोटल जितने भी पोटैटोज खरीदे हैं 3.6 kg, उसकी कॉस्ट है। अब हमें क्या करना है, 1 kg कॉस्ट की निकालनी है। तो क्या करेंगे इधर, 1 kg कॉस्ट अगर मुझे निकालनी है, 1 kg कॉस्ट ऑफ पोटैटोज निकालनी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, क्या करूंगा, क्या दिमाग में आ रहा सर है? माइनस। माइनस करेंगे, नो। अच्छा, पहली चीज है कि हम पोटैटोज की लेंगे, पोटैटोज कितना है, मतलब जो अमाउंट है पोटैटोज की केजी में वो यूज करेंगे, और उसकी टोटल कॉस्ट यूज करेंगे। अनियन का कोई भी चीज इधर यूज नहीं करेंगे। सही है। यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिवाइड। सही है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अब्बू भाई बहन टोटल कितने हैं, मरियम टोटल भाई बहन कितने हैं? हम्म, आवाज आ रही है जी सर। बेटा? टोटल भाई बहन कितने हैं आपके, टोटल सिबलिंग्स कितने हो? हम 5। 5। सही है। अब्बू जो है वो क्या कहते हैं, हाँ अब्बू ने मंगवाए 5 लार्ज पिज्जा मंगवाए। सही है। एक लार्ज पिज्जा में नॉर्मल 8 स्लाइसेस होते हैं। सही। अबू ने बोला कि ये 5 बच्चे खाएंगे मेरे। सही है, लेकिन इक्वल शेयरिंग करनी है सबने, हम। सही है। पेरेंट्स नहीं खा रहे आपके, आप 5 सिबलिंग्स ही, ये पांचों के पांचों लार्ज पिज्जा आपने खाने हैं। लेकिन अब्बू ने एक शर्त बोली है, फादर ने क्या बोला है कि भाई इक्वल शेयरिंग होगी, ना कोई ज्यादा लेगा ना कोई कम लेगा। अब आप सबसे पहले क्या करोगे कि टोटल स्लाइसेस कितने बने, टोटल पिज्जा कितने हैं भाई, 5। एक पिज्जा में कितने स्लाइसेस है, 8। तो आप 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से। ऐसे ही है ना? तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि उन 5 पिज्जा के अंदर कितने स्लाइसेस बन रहे हैं, 5 × 8 करोगे 40 स्लाइसेस आ गए। सही है, 40 स्लाइसेस आ गए। तो अब आपके पास टोटल सिबलिंग्स भी कितने हैं, 5 है। सही है।
तो एक सिबलिंग को अब कितने स्लाइसेस मिलेंगे ये फाइंड करना है ना, क्योंकि अब्बू ने क्या बोला है, सबने इक्वल स्लाइसेस लेने हैं। सही है, ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो 20 स्लाइसेस खा जाएगा और कोई 2 स्लाइसेस खा रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो टोटल स्लाइसेस 40 है उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स। आपके टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स 5 है, तो जैसे ही आप 40 को बेटा 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 8 आ जाएगा। इसका मतलब है हर एक बहन को या भाई को कितने बेटा आपको स्लाइसेस मिल रहे हैं पिज्जा के, 8 स्लाइसेस मिल रहे हैं। सही है, मतलब एक लार्ज पिज्जा पूरा ही मिल रहा है। इत्तेफाक से यहाँ पे मैंने 5 लार्ज पिज्जा की वैल्यू ले ली। तो बट यहाँ पे आपने क्या किया, टोटल आपके पास जो थे पिज्जा के स्लाइसेस और जितने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसके लिए आपने क्या किया, इधर डिवाइड किया है। क्या किया, डिवाइड। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है, मैंने टोटल कॉस्ट जो $2.7 जो है वो मैं ही जुनेद को कंसिडर कर लेते हैं, मैंने पे की 3.6 kg पोटैटोज के लिए। अब मुझे ये पता करना है कि 1 kg ऑफ पोटैटो की क्या कॉस्ट है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट को टोटल अमाउंट ऑफ पोटैटो से डिवाइड कर दूंगा। सही है, तो मैंने लिखा 27, मेरे पास बेटा पोटैटोज की टोटल कॉस्ट है। सही है, टोटल कॉस्ट मैंने पे किए हैं $2.7 किसके, पोटैटो को, आलू को खरीदने के लिए। और उस $2.7 पे करने के बाद मुझे टोटल कितने आलू मिले, 3.6 kg। तो मैं 2.7 को बेटा किससे डिवाइड कर दूंगा, 3.6 से। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अब जो कॉस्ट निकल के आएगी वो सिंगल केजी की होगी, वो पर केजी की होगी। सही है, पर केजी। अगर देखो बेटा, मैंने अनियन की जो कॉस्ट लिखी है उसमें मैंने पर केजी लिखा है, मतलब केजी मैंने डिवाइड स्लैश का साइन बना के लिखा है। तो इसका मतलब अभी भी मुझे 1 kg की, 1 kg ऑफ पोटैटोज की कॉस्ट फाइंड करनी है, इसका मतलब पर केजी निकालना है। तो आपके पास जो पोटैटो का जो अमाउंट है, मास है, वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। सही है, तो अब मैं जैसे ही इसको डिवाइड करता हूँ 2.7 को बेटा 3.6 से, तो इसका आंसर अराउंड आ जाएगा $0.9। सही है बेटा, सॉरी, नहीं, 0.9, $0.75 आ रहा है, $0.75। सही है, $0.75 बेटा कॉस्ट है आपके पास, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज। सही है, इसमें कुछ पूछना है देख लो, ये चीज समझ में आ गई, पार्ट है समझ में आ गया। सही है, Yes, तो sir. इधर, हाँ, इसमें भी इधर आपके पास क्या हुआ, नंबर्स डिवाइड हुए हैं, दो नंबर से उनके दरमियान में डिवीजन का ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है, तो ये अर्थमैटिक हो गया। सही है, अब आ जाओ पार्ट बी में। जुनेद पेज फॉर दीज वेजिटेबल्स, जुनेद ने दो वेजिटेबल्स खरीदे, एक प्याज अनियंस और दूसरा पोटैटो आलू। सही है, इन दोनों के लिए जुनेद ने कितने पे किए हैं, $20 का नोट पे किया है। सही है, ही देन स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज चेंज ऑन ऑरेंजेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि उसने $20 काफी बड़ी अमाउंट पे की है। सही है, तो उसके कुछ ना कुछ पैसे बचे हैं, तो वो बाकी के जो पैसे उसके बचे हैं वो उसने सारे के सारे कहाँ स्पेंड कर दिए, ऑरेंजेस खरीदने में। सही, सही है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि इसके कितने पैसे बच गए। दो दो टाइप की वेजिटेबल्स खरीदने के बाद, अनियन और पोटैटोज, आलू प्याज खरीदने के बाद कितने पैसे बचते हैं $20 के नोट में से। सही है, अच्छा, इसने पोटैटो कितने डॉलर के खरीदे, 2.7। अनियन कितने डॉलर की खरीदी है वो हमें नहीं पता, 1 kg की कॉस्ट पता है, लेकिन उसने टोटल खरीदे कितने हैं अनियन, 6.5 kg। तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले अनियन की। सही है, अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी अनियन की, टोटल कॉस्ट ऑफ अनियन। नहीं, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास पर केजी कॉस्ट मौजूद है अनियन की। पर केजी कॉस्ट क्या है बेटा मेरे पास, पर केजी कॉस्ट है बेटा मेरे पास $1.2। और टोटल उस जुनेद ने अनियन कितना परचेज किया, कितना खरीदा, 6.5। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट किसकी आ जाएगी, अनियन की, प्याज की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सही है, 1.2 मल्टीप्लाई 6.5, तो $7.8 लगाए हैं जुनेद ने प्याज खरीदने में, और $2.7 लगाए हैं पोटैटोस खरीदने में। सही है, अब मैं जैसे ही बेटा इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगा, 2.7 प्लस 7.8, तो मैंने इन दोनों को जैसे ही ऐड किया
7.8 प्लस 2.7। इसमें कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं अभी, क्योंकि डेसिमल को अभी हमने पढ़ा नहीं है। जैसे ही पढ़ेंगे फिर हम बोलेंगे कि विदाउट कैलकुलेटर भी ये हो सकता है। सही है। 10.5 कितना आ गया बेटा, कितने डॉलर्स बन गए अनियन और पोटैटोस को खरीदने में? टोटल कितना बेटा खर्चा हो गया जुनेद का? उसने कितने अपने जो है वो अमाउंट खर्च कर दी है? सही है। $10.5। उसने कितने डॉलर का नोट दिया था? $20 का, ऐसे ही है ना? तो आपके पास अब आगे क्या होगा? $20 में से बेटा $10.5 स्पेंड हो चुके, खर्च हो चुके, तो अब वो क्या कर देंगे? माइनस। $20 में से $10.5 जैसे ही बेटा आप माइनस करोगे तो कितने डॉलर्स बच जाएंगे? $9.5। तो जुनेद के पास कितने डॉलर्स रिमेनिंग है? $9.5। $9.5 बच गए। अब ये जो $9.5 बचे इसने कहाँ लगा दिए? ही देन स्पेंड ऑल ऑफ हिज चेंज ऑन ऑरेंजेस। ये जो चेंज बचा है $9.5 का, ये सारा का सारा इसने लगा दिया ऑरेंजेस खरीदने में। सही है बेटा। अब आओ, आगे क्या लिख रहा है? गिवन दैट ही बाइज एग्जैक्टली 7.6 किलोग्राम ऑफ ऑरेंजेस। कितने किलोग्राम ऑफ ऑरेंजेस उसने खरीदे? 7.6। ऑरेंजेस कितने खरीदे हैं? 7.6 kg। सही है। हाँ। फाइंड हाउ मच द ऑरेंजेस कॉस्ट पर किलोग्राम। 7.6 kg उसने ऑरेंजेस खरीदे, $9.5 उसने स्पेंड किए हैं ऑरेंजेस को खरीदने में, मतलब ये उसकी टोटल कॉस्ट है। तो अब वो पूछ रहा है कि अगर $9.5 में उसको 7.6 kg ऑरेंजेस मिल रहे, तो पर केजी कॉस्ट कितनी होगी ऑरेंजेस की? जिस तरीके से हमने पोटैटो की पर केजी कॉस्ट निकाली थी उसी तरह ऑरेंजेस की भी निकाल लेंगे। क्या किया था मरियम, क्या किया था हमने? पोटैटो की पर केजी कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया था? जो उधर किया था वो काम इधर भी करेंगे। डिवाइड। डिवाइड। तो इधर भी यही करेंगे। टोटल कॉस्ट जो है ऑरेंजेस की वो है 9.5। तो 9.5 को बेटा हम डिवाइड कर देंगे। $9.5 में कितने ऑरेंजेस मिले? 7.6 kg। तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इन दोनों को बेटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25। सही है। $1.25 बेटा, ये आपके पास अमाउंट है, मतलब $1.25 कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस। उसको 1 kg ऑरेंज बेटा कितने में पड़ा है? $1.25 में। सही है। तो इस तरीके से ये सवाल यहाँ पे एंड हो गया। अब मैं इसको एक समअप भी ले लेता हूँ। सही है। जुनेद के पास टोटल $20 थे। उस $20 की मदद से उसने 6.5 kg अनियन खरीदा, 3.6 kg पोटैटोस खरीदे और 7.6 kg जो है वो ऑरेंजेस खरीदे। सही है। पर केजी कॉस्ट जो अनियन की है वो $1.2 है। सही है। और जो है वो पर केजी कॉस्ट पोटैटोस की $0.75 है। और आपके पास पर केजी कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस $1.25 है। टोटल जो उसने, हाँ मतलब कि उसने टोटल अनियंस के ऊपर जो स्पेंड की है अमाउंट वो $7.8 है। पोटैटोज के ऊपर जो स्पेंड किया है वो $2.7 है। और $9.5 उसने स्पेंड किया है ऑरेंजेस को खरीदने में। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर एक सवाल पूछूं आपसे कि मुझे बताओ बेटा, सबसे सस्ती चीज उसने कौन सी खरीदी है? तो आप बता सकते हो, क्योंकि इसके पार्ट्स और भी आ सकते हैं। सही है। कौन सी चीज इन तीनों में से, अनियन पोटैटोज और ऑरेंजेस में से सबसे सस्ती चीप कौन सा था? हम्म। जल्दी। सर आई थिंक ऑरेंजेस। नो, देखो नो, ऑरेंजेस हम देखो कैसे पता ऑरेंज चलेगा? हम कैसे पता चलेगा? पर केजी कॉस्ट से पता चलेगा। सही है। पर केजी कॉस्ट से आपको पता चलेगा। अगर आप देखो बेटा, इधर आपके पास जो पर केजी कॉस्ट है वो कितनी है? पर केजी कॉस्ट आपके पास कितनी आ रही है देखो। आपके पास ऑरेंजेस की $1.25 है, और उसकी पोटैटोस की 0.75 है, और अनियन की 1.2 है। तो सबसे महंगा सबसे है ऑरेंज। महंगा है सही है। ये चीप आपके पास चीज आपके पास एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। सही है। तो आपके पास जो ऑरेंजेस है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है इन तीनों में, और सबसे चीप कौन सा है? वो पोटैटोज है। सही है।
और आपके पास अनियन इन दोनों के बिटवीन है, सही है। और अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा उसने क्या चीज खरीदी है, तो वो तो ऑरेंजेस है, क्योंकि सेवन, कितना ऑरेंजेस कितना खरीदा है उसने, 7.6 kg। और सबसे कम कौन सी चीज खरीदी, वो पोटैटोज है, 3.6 kg। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो इस क्वेश्चन के अंदर। नहीं सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम ही है हमारे पास। चलो, tokens for a home electricity meter can be bought for $1, $5 और $10। सही है। आप क्या कर रहे हो, आपको घर की इलेक्ट्रिसिटी, घर में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत सब जगह होती है, आपके घर में भी है, सब जगह होती है। तो मीटर, अब यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, नॉर्मल हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं बाद में आता है ना, मीटर से रीडिंग होने के बाद हमारे पास बिल आता है। बट बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि आपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने से पहले, जैसे आप मोबाइल के अंदर रिचार्ज करते हो ना, इसी तरह इलेक्ट्रिक मीटर्स के अंदर रिचार्ज करना पड़ता है। सही है। तो बिल्कुल पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है, सही है, टोकन्स के थ्रू या जैसे भी, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, होम इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए टोकन आपको मिल रहे हैं। $1 का टोकन है, $5 का टोकन है और $10 का टोकन है। कस्टमर रिसीव्स बेटा, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का $1 का टोकन लेता है, तो उसमें वो कितने यूनिट्स यूज कर सकता है, 6 यूनिट्स। $1 से आपको कितने यूनिट बेटा मिलेंगे उस टोकन में, सिर्फ 6 यूनिट्स। अब वो आप एक मंथ में यूज करो, या एक साल में यूज करो, एक महीने में यूज करो, या आपकी मर्जी है। सही है। और अगर $5 वाले टोकन से बेटा आप कितने यूनिट्स यूज कर सकते हो, 40 यूनिट्स। और $10 वाला बेटा जो आपके पास टोकन है, उसमें आप 75 यूनिट्स यूज कर सकते हो। चाहिए, गिव अ रीजन व्हाई, पार्ट ए में एक रीजन लिखना है, व्हाई इट बेनिफिट्स अ कस्टमर टू बाय द $5 टोकन। ये कस्टमर को क्यों बेनिफिट है कि वो $5 वाला टोकन बाय करे, उसको उसमें क्या बेनिफिट होगा, ये बताना है हमें। अच्छा, अच्छा मेरे को ये पता करना है कि $5 वाला जो टोकन है उसमें 40 यूनिट्स तो मिल रहा है, लेकिन $5 के 40 मिल रहे हैं, तो $1 में कितने यूनिट्स मिलेंगे वो मुझे पता चल जाए। तो मुझे, मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन से कंपेयर कर लूंगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है मेरे पास, $1 में 6 यूनिट्स मिल रहा है। और $5 के टोकन जो है उसमें मुझे पता करना है कि उसमें मुझे $1 में कितने यूनिट्स मिलेंगे। तो सिंपल मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 40 को बेटा किससे डिवाइड कर दूंगा, 5 से। सही है। 40 यूनिट्स को किससे डिवाइड कर दूंगा, 5 से, क्योंकि 40 यूनिट्स मुझे मिल रहे हैं $5 में। तो मैंने 40 को डिवाइड कर दिया 5 से, जैसे ही 40 डिवाइड बाय 5 करूंगा बेटा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। ऐसे ही है ना, 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 8 यूनिट्स, अगर मैं $5 का टोकन लेता हूँ, तो मेरे पास 8 यूनिट्स में यूज कर सकूंगा फॉर $1। $1 के अंदर मुझे 8 यूनिट मिल रहे हैं, तो $5 में 40 यूनिट मिल रहे हैं। सही है। तो ये इसलिए मेरे पास बेनिफिट है $5 का टोकन यूज करने का, क्योंकि मेरे पास $1 में मुझे कितने यूनिट्स मिल रहे हैं, 6 यूज कर सकता हूँ। लेकिन $5 वाले टोकन लेकर मैं $1 के अंदर कितने यूनिट्स यूज कर सकता हूँ, 8 यूनिट। सही है। अब इसी तरह इसको हम चेक करते हैं कि $10 में हम $10 वाले टोकन से 75 तो यूनिट्स यूज कर सकते हैं, बट $1 में कितने यूनिट्स मिलेंगे। तो सिंपल, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट ए के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 75 को डिवाइड कर देंगे 10 से। जैसे ही बेटा आप 75 को डिवाइड करोगे 10 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। सही है। तो इसका मतलब क्या है, 7.5 यूनिट्स आपको मिलेगा फॉर $1। $1 का 7.5 यूनिट्स मिलेंगे अगर आप $10 वाला टोकन यूज करते हो, खरीदते हो। तो इसका मतलब है कि आपके पास $1 वाला टोकन तो बहुत महंगा है, क्योंकि उसमें सिर्फ 6 यूनिट्स मिल रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी खरीदने का फायदा नहीं है। आपके पास जो $10 वाला टोकन है उसमें भी 7.5 यूनिट्स मिल रहे हैं, वो अच्छे यूनिट्स दे रहा है, लेकिन नुकसान है। लेकिन $5 वाला जो टोकन है वो आपको $1 में 8 यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ज्यादा बेनिफिट है। तो इस वजह से हम जो है वो $5 वाला टोकन खरीदेंगे। सही है। तो इधर बेनिफिट क्या है, उसने बोला था रीजन बताओ कि आपके पास क्या बेनिफिट होगा कस्टमर को अगर वो $5 का टोकन बाय करे। तो बेनिफिट क्या है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ 8 यूनिट्स। अच्छा, बिकॉज ऑफ, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप,
कस्टमर यूएस, कस्टमर यूज 8 यूनिट्स फॉर ओनली $1। सही है। तो इधर आपके पास क्या हो रहा है, कस्टमर 8 यूनिट सिर्फ $1 में यूज कर सकता है, बाकी दोनों टोकन्स के मुकाबले में। सही है, तो ये कस्टमर को क्या है, बेनिफिट है। अच्छा, इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलो अब पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, फायदा। आपके पास बेटा एक पर्सन है, फायदा उसका नाम है, यूजेस अ टोटल ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईच मंथ। सही है, वो कितना यूज कर रही है, 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी हर महीने यूज कर रही है, 300 यूनिट ईच मंथ, पर मंथ, हर महीने में यूज हो रहा है। टू ऑपरेट ऑल द इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन हर हाउस। सही है ना, जितने भी उसके घर में इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उन सबको चलाने के लिए वो 300 यूनिट्स हर मंथ में यूज कर रही है। हाउ मच विल इट कॉस्ट हर टू ऑपरेट ऑल द आइटम्स इन हर हाउस फॉर अ ईयर। अब वो क्या चाहती है कि मैं जो है वो 300 यूनिट्स हर महीने यूज करूं, और मुझे अपने जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है, वो सिर्फ मंथ नहीं है, एक मंथ यूज नहीं करना है, पूरे एक साल यूज करना है। पर फॉर अ ईयर लिखा है ना, तो पूरे एक साल तक के लिए मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है। और हमें पता है कि साल में 12 मंथ्स होते हैं, और हर महीने में कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं, 300 यूनिट्स। तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि 300 यूनिट्स अगर एक मंथ में यूज हो रहे हैं, तो एक ईयर में, 1 ईयर के अंदर वो कितने यूनिट्स यूज करेगी। तो सिंपल उसके लिए हम क्या करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। सही है, क्योंकि एक 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। जैसे ही आप 300 को बेटा 12 से मल्टीप्लाई करो, आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 12 आप बोलोगे 36 होता है। सही है, और ये बाकी दोनों जीरो आप कॉपी कर दो। सही है, तो पूरे साल में, पर ईयर, एक साल के अंदर वो कितने यूनिट्स यूज कर रही है, 3600, 3600 यूनिट्स यूज हो रहे हैं पर ईयर, एक साल में। सही है, चलो। अच्छा, अब इसने बोला है क्या निकालने को, हाउ मच विल इट कॉस्ट, उसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी कि वो ये सारे आइटम्स अपने घर में एक साल के लिए यूज करे। इफ ही बाइज $5 टोकन ओनली, और वो कौन से टोकन यू बाय करेगी, $5 का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने ऊपर प्रूव भी किया है, बताया भी है कि $5 का टोकन से क्या बेनिफिट हो रहा है। बाकी दोनों डॉलर के टोकन में, $1 और $10 वाले टोकन अगर यू खरीदता है कोई भी, तो उसको क्या नुकसान है, और $5 वाले टोकन से किसी भी कस्टमर को या फायदा को या किसी को भी क्या बेनिफिट है, वो हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। सही है, तो अब वो ऑब्वियस सी बात है कि $1 या $10 वाला टोकन तो खरीदेगी नहीं, वो कौन सा टोकन खरीद रही है, $5 का टोकन। तो इसका मतलब है कि उसकी टोटल कितनी अमाउंट खर्च होगी $5 के टोकन्स को खरीदने में। सही है, अब हमें ये तो पता चल गया कि पूरे साल में उसने 3600 यूनिट्स यूज करने हैं। अब हमें ये बात भी पता है कि जो $5 का बेटा टोकन है, वो एक साल के अंदर $5 का टोकन जो है वो, $5 वाला टोकन, वो कितना, उसमें वो कितनी बिजली आपको देगा, यूजेस 40 यूनिट्स। सही है, एक $5 का टोकन, अगर एक सिंगल $5 का टोकन आपके पास है, तो वो 40 यूनिट्स आप उससे यूज कर सकते हो, क्योंकि ऊपर गिवन है ये चीज। तो अब हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसको टोटल $5 के कितने टोकन्स खरीदने हैं, फिर हम उसकी अमाउंट निकाल लेंगे कि कितने अमाउंट टोटल बनती है, कितने डॉलर्स बनती है। सही है, टोटल ईयर में उसने कितने यूनिट्स यूज किए, 3600। सही है, और एक टोकन से बेटा हमें कितने यूनिट्स मिल रहे हैं, 40 यूनिट्स। सही है, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, डिवाइड बाय इसको 40, क्योंकि एक टोकन से कितने यूनिट्स मिल रहे हैं, 40। जैसे ही 3600 को बेटा 40 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये बताएगा कि आपने कितने टोकन्स खरीदने हैं, कितने टोकन्स फायदा खरीद रही है। सही है, अब इन दोनों को डिवाइड करो, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में बेटा 36 आता है 9 पे, ऊपर आ गया 9, और एक ये जीरो बचा, 90। मतलब कितने टोकन्स खरीदने हैं टोटल, 90 टोकन्स उसने खरीदने हैं। अगर फायदा
90 टोकन्स खरीदती है, $5 का एक टोकन है, $5 वाले 90 टोकन्स वो खरीदती है, तो वो अपने पूरे साल में 3600 यूनिट्स यूज कर सकेगी, और हर मंथ वो 300 यूनिट्स यूज करेगी, और इजीली जितने भी उसके घर में अप्लायंसेज है उनको चला सकेगी। सही है। अब 90 टोकन्स खरीद लिए। सही है। एक टोकन है $5 का। कितने टोकन्स खरीद रहे हैं? 90। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि फायदा ने कितने डॉलर जो है वो पूरे साल की बिजली यूज करने के लिए कंज्यूम किए हैं। सही है। मतलब उसके कितने डॉलर स्पेंड हुए हैं पूरे ईयर की बिजली यूज करने के लिए, अपने घर के सारे अप्लायंसेस को चलाने के लिए। सिंपल। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 × 9 कितना होता है? 45, और ये जीरो कॉपी। तो $450 उसको बेटा पे करना है पूरे साल की बिजली, अगर वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है। सही है। और वो इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट्स कितने हैं? 3600 यूनिट्स है। सही है। और $450 वो पे करेगी। सही है। और वो कौन से टोकन खरीद रही है? सिर्फ $5 वाले, इसके अलावा कोई और डॉलर वाला टोकन नहीं खरीदे, $10 वाला या फिर $1 वाला। सही है, क्योंकि उसमें नुकसान है। अच्छा बेटा, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म, इसमें कोई क्वेश्चन है? No, sir. आसान है ये, समझ आ गया? सही है। जी अगर आप इन डॉलर्स को कन्वर्ट करोगे ना, इसमें रुपीज में, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम अमाउंट बन रही है। 4450 मल्टीप्लाई बाय तीन, अभी 285 अराउंड चल रहा है। $450 मल्टीप्लाई 1,28,000 रुपये बने। 1,28,000 या 130,000, 1,30,000 कर लो। मतलब उसने पूरे साल की बिजली, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की, उसने 1,30,000 पे की है, और उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। सही है। क्योंकि बाहर जो इतने ज्यादा रेट्स नहीं होते पाकिस्तान के मुकाबले में। सही है। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारे पास बेटा क्या है? एक वर्ड प्रॉब्लम ही है। सही है। क्या बोला जा रहा है इसमें? सिनेमा टिकट्स कॉस्ट $4.2 फॉर एन एडल्ट। सही है। सिनेमा की टिकट्स है। सही है। सिनेमा में एडल्ट भी जा रहे हैं और चिल्ड्रन, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी मूवी देखने जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। जो बड़ा है, जो एडल्ट है बेटा, उसकी जो टिकट की कॉस्ट है वो ज्यादा है थोड़ी, और जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसकी टिकट्स की कॉस्ट थोड़ी सी कम है। तो इसने क्या बता दिया? सिनेमा टिकट्स की कॉस्ट एडल्ट की कितनी है? $4.2। एडल्ट डॉलर 4.20। ये जीरो ना लिखते हैं लेकिन काम का नहीं है ये जीरो। सही है। अच्छा। इसी तरह एंड एडल्ट एंड $3.40, ये किसकी है बेटा? चाइल्ड की। ये एक बच्चे की, एक चिल्ड्रन चाइल्ड की बेटा सिनेमा की टिकट की कॉस्ट है। सही है। अ ग्रुप ऑफ 5 एडल्ट। अब क्या बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ 5 एडल्ट का क्या मतलब है? कि टोटल कितने एडल्ट गए जिन्होंने जाके मूवी देखी? 5 एडल्ट। कितने उसने बता दिया हमें। एडल्ट कितने बेटा? 5। अच्छा। एंड सम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नहीं बताया, सम चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, वो हमें पता नहीं है। चिल्ड्रन के बारे में इसने कुछ नहीं बताया कि टोटल चिल्ड्रन कितने गए हैं मूवी देखने, और वही आगे निकालना है। अगर पढ़ो हाउ मैनी चिल्ड्रन आर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने चिल्ड्रन है, तो हमें इधर वही फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने गए हैं ये मूवी देखने के लिए। सही है। आगे क्या लिख रहा है? 5 ग्रुप के अंदर 5 एडल्ट है और कुछ चिल्ड्रन है, वो चिल्ड्रन हमें बताने हैं। पे अ टोटल ऑफ, उसने टोटल कितनी पे की है? एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों की टिकट्स खरीदने के लिए जो पैसे पे किए गए, जो कॉस्ट है बेटा, वो कितनी है? टोटल कॉस्ट, टोटल पे कितनी है? टोटल कॉस्ट लिख देते हैं। सही है। टोटल कॉस्ट कितनी है? $44.80 पे किए गए हैं फॉर दियर सिनेमा टिकट्स। अब ये $44.80 के अंदर बेटा सिनेमा की जो टिकट्स खरीदी गई है, इसमें एडल्ट्स की भी है पैसे, चिल्ड्रन के भी है, दोनों के हैं। सही है। टोटल पे किए गए हैं। सही है। अच्छा। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक एडल्ट की हमें पता है $4.2 की टिकट है, तो 5 एडल्ट की कितनी बनेगी? सबसे पहले ये निकालेंगे। आओ निकालते हैं। सही है। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। चलो। तो मेरे पास बेटा एक एडल्ट की अगर टिकट की प्राइस 4.2 है, तो 5 की कितनी होगी? मैंने सिंपल क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बेटा अगर मैं 4.2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आ जाएगा। सही है। इसकी कैलकुलेशन सिंपल है, कोई मसला नहीं है। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैं अभी यही आपको प्रेफर करूंगा कि जो इजीली आप विदाउट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अभी विदाउट करो, भले डेसिमल वाला भी
जो थोड़े बहुत रिकॉल हो रहे कॉन्सेप्ट पुराने, बाद में हमने पूरा सीखना है, तो वो कोई मसले की बात नहीं है, सही है। और फिर आगे तो फिर जब हमें सीख लेंगे ना, चैप्टर 1 जब हमारा हो जाएगा ना, उसमें हम सारी बेसिक सीख लेंगे नंबर्स के बारे में, सही है। तो फिर आपके पास जो चैप्टर 2 में बोलूंगा बेटा कि ये आपका विदाउट कैलकुलेटर है, जब हम एलजेब्रा पढ़ेंगे, एलजेब्रा और ग्राफ, ये बोलूंगा विदाउट कैलकुलेटर है तो फिर आपने वो विदाउट कैलकुलेटर करना है, और ये बोलूंगा विद कैलकुलेटर है तो फिर वो आपने विद कैलकुलेटर करना है, सही है। तो हमारे पास बेटा इधर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है एडल्ट की टिकट्स के लिए। एक टिकट की प्राइस 4.2 है, टोटल एडल्ट 5 थे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो बेटा $21 आ गए टोटल। ये ये बेटा इन्वेस्ट मतलब पे किए गए हैं एडल्ट की टिकट्स खरीदने में, सही है। $21 जो पे किए गए हैं 44.80 में से, वो किसके लिए पे किए गए हैं, एडल्ट की टिकट के लिए। अब हमें ये पता करना है, अब हम इजीली निकाल सकते हैं ये, कि टोटल जो हमारे पास क्या कहते हैं चिल्ड्रन थे, वो तो हमें नहीं पता, वो तो एंड में निकलेगा। अभी हमें ये पता चलेगा कि जो जितने भी चिल्ड्रन थे, उन सब के लिए हमने कितने डॉलर्स पे किए हैं उनकी टिकट को खरीदने के लिए। $1, ये पर डॉलर, ये आपके पास जो $4.2 की जो प्राइस मतलब कि जो कॉस्ट है वो पर एडल्ट के लिए, इसी तरह $3.4 जो चाइल्ड की दी हुई है, ये पर चाइल्ड की टिकट की कॉस्ट है, सही है, एक चाइल्ड की। तो अभी हमें ये पता चल जाएगा इधर से कि जितने भी चिल्ड्रन गए, उनकी उनकी जितने आपने जो क्या कहते हैं टिकट्स खरीदी है, टिकट्स की जो कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट कितनी है वो कैसे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट हमारे पास है 44.80, लिखने की जरूरत नहीं है। 44.8 ये टोटल कॉस्ट है, इसमें बच्चों की भी, चिल्ड्रन की भी जो है वो कॉस्ट मौजूद है, और जो है वो एडल्ट की भी मौजूद है। अब जैसे ही 44.8 में से, टोटल कॉस्ट में से मैं एडल्ट की कॉस्ट को निकाल दूंगा, एडल्ट की कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट थी 21, जैसे ही माइनस करूंगा तो ये जो आंसर आएगा, वो आंसर अराउंड आ रहा है 23.8, $23.8। अभी $23.8 बेटा आपके पास किसकी कॉस्ट है, बच्चों की, जितने भी बच्चे गए हैं उन सब की टिकट्स खरीदने की कॉस्ट है, सही है, 23.8। इसमें कुछ पूछना है यहाँ तक। हम्म। अब इजीली हम निकाल लेंगे, अब इजीली हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो उस ग्रुप के अंदर कितने बच्चे सिनेमा के अंदर मूवी देखने के लिए गए हैं, सही है। आ जाओ कैसे निकालेंगे। टोटल हमने कितनी अमाउंट खर्च की है, $23.8 खर्च किए हैं सिर्फ बच्चों की टिकट खरीदने में, और एक टिकट कितने की है, $3.4 की। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 23.8 को डिवाइड कर देंगे 3.4 से, क्योंकि एक टिकट कितने की, 3.4, और 23.8 में हो सकता है 10 टिकट खरीदी गई हो, 5 टिकट खरीदी गई हो, या आपके पास जो है वो 12 टिकट खरीदी गई हो, हमें नहीं पता, सही है। तो जैसे ही मैं बेटा इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा 23.8 डिवाइड बाय 3.4, तो बेटा आंसर आ गया 7। इसका मतलब मैंने $3.4 वाली 7 टिकट्स परचेज की है। कितनी परचेज की है, 7, सही है। और ये $3.4 वाली टिकट किसकी थी, बच्चों की थी, तो इसका मतलब है कि उस ग्रुप के अंदर कितने बच्चे गए हैं, 7 चिल्ड्रंस है, तो हमने लिख देना है 7 चिल्ड्रंस आर इन द ग्रुप, सही है। टोटल आपके पास कितने चिल्ड्रंस है, उसने ये पूछा था ना कि ग्रुप के अंदर कितने चिल्ड्रंस है, 7 चिल्ड्रंस है। देख लो इसमें कुछ पूछना है, हो गया। हम्म। No, sir. चल आगे चलते हैं, बस दो और क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, सही है, एक और है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग एट अ होटल, यहाँ पे भी कॉस्ट का ही गेम है, सही है ना। हर जगह जो है वो पैसे ही पैसे लग रहे हैं, पैसे ही खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ऐसे ही होता है, सही है। द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग एट अ होटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय $2.75 पर नाइट, सही। आप एक होटल में स्टे करने गए हो, सही है, वो होटल कहीं भी हो सकता है, किसी भी सिटी के अंदर हो सकता है, दुनिया में कहीं पे भी, कराची में भी हो सकता है, या पाकिस्तान में भी कहीं भी हो सकता है, या दुनिया में कहीं पे भी। तो आप होटल में स्टे किया आपने, हाँ, तो कॉस्ट क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, रिड्यूस का मतलब कम हो गई, कितनी, $2.75 पर नाइट। तो हम ये लिख देते हैं कि भाई ये जो कॉस्ट है हमारे पास, ये रिड्यूस है, CED, रिड्यूस कॉस्ट कितनी है, $2, 2.75 पर नाइट, एक नाइट की इतनी जो है वो कॉस्ट रिड्यूस की गई है, रिड्यूस का मतलब डिस्काउंट दिया गया है, सही है। अ कस्टमर स्टेइंग फॉर 6 नाइट्स, कस्टमर जो है वो कितनी नाइट उसने स्टे की है, 6 नाइट्स, सही है। हम्म।
6 नाइट्स कस्टमर ने जो है वो स्टे किया है, सही है। नाउ पेज अ टोटल ऑफ, और उसने कितनी अमाउंट पे की है, सही है। टोटल कॉस्ट कितनी लगी उसकी, 6 रातें उसने जो है होटल में रुका, स्टे किया, तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आ गई। टोटल कॉस्ट बेटा आ गई है $289.50, सही है। चलो, हाउ मच डिड द कस्टमर पे फॉर ईच नाइट बिफोर द रिडक्शन, सही है। अब ये पूछ रहा है कि कस्टमर ने कितना पे किया हर नाइट के लिए, सही है, बिफोर द रिडक्शन, रिडक्शन से पहले। अगर कॉस्ट को रिड्यूस नहीं किया जाता तो वो कितना पे करता। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो टोटल कॉस्ट गिवन दी गई है, जो कस्टमर ने पे की है $289.5, इसमें जो है रिडक्शन अमाउंट, रिड्यूस जो हुई थी वो आफ्टर रिडक्शन, मतलब जो रिड्यूस अमाउंट थी वो पे उसने नहीं किए, मतलब रिड्यूस होने के बाद पे किए, आफ्टर रिडक्शन पे किए, सही है। अब हमें जो अमाउंट बतानी है कि वो एक नाइट की कितनी पे करेगा बिफोर रिडक्शन, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये टोटल अमाउंट है ना, ये टोटल अमाउंट है आफ्टर रिडक्शन, कि उसको इतना रिडक्शन मिला था, इतने कॉस्ट रिड्यूस हुई थी, उसके बावजूद उसके बाद उसने इतनी अमाउंट पे की है टोटल 6 नाइट्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नाइट की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो टोटल कॉस्ट है 289.5, ये इसने टोटल इतने डॉलर्स पे किए 6 रातों के लिए, तो हमें पता करना है कि एक नाइट के लिए, वन नाइट के लिए, एक रात अगर वो रुकता है होटल में तो वो कितनी डॉलर्स पे करेगा, सही है। तो उसके इसके लिए हम क्या कर देंगे, इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय 6 कर देंगे। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, 289.5 डिवाइड बाय 6 कर दिया। जैसे ही मैंने किया तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया $48.25, ये पर नाइट है, ये हर एक नाइट की कॉस्ट है, सही है। हर एक नाइट के लिए कस्टमर ने पे की है, और कस्टमर को डिस्काउंट मिला है, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हुई है, कितने डॉलर, $2.75, सही है। तो कस्टमर ने रिड्यूस होने के बाद टोटल अमाउंट इतनी पे की थी, तो उसकी हर नाइट की जो अमाउंट बनी है, हर एक नाइट की वो इतने डॉलर्स बन रही है, $48.25 बन रही है, वो पे कर रहा है। ये जो अमाउंट पे कर रहा है रिडक्शन के बाद की है। लेकिन वो हमें क्या बोल रहा है, हाउ मच डिड द कस्टमर पे, कस्टमर कितना पे करता अगर फॉर ईच नाइट, हर नाइट के लिए, मतलब हर एक नाइट के लिए बिफोर द रिडक्शन, अगर उसको रिडक्शन नहीं मिलता, डिस्काउंट नहीं मिलता, तो फिर वो कितना पे करता। फिर वो $48.25 तो पे करता हर नाइट के लिए, बट साथ में उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती, और वो अमाउंट कौन सी होती, $2.75। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि $48.25, ये तो मैं एक नाइट के लिए पे कर रहा हूँ, मतलब हर नाइट के लिए पे कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई और होगा ना अगर मुझे, क्या हुआ, सर, मल्टीप्लाई होगा ना। क्यों, क्यों मल्टीप्लाई क्यों होगा, अच्छा ये जो कॉस्ट है 48.25, ये कितने नाइट की जी, है, ये एक नाइट की है। एक नाइट की है, मुझे एक नाइट की कॉस्ट मिल गई है। अब अगर मुझे वो होटल मुझे डिस्काउंट नहीं देता, $2.75 का जो डिस्काउंट मिला है वो मुझे डिस्काउंट नहीं देगा, मैं ही कस्टमर हूँ या तुम कस्टमर हो, तुम्हें डिस्काउंट नहीं देता है, सही है। तो फिर तुम एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट पे करोगी एक नाइट के लिए, $2.75 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये 2.75 का डॉलर्स का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इतनी अमाउंट और पे करनी है। तो तुमने $48.25 पे कर दी, और अब वो बोलेंगे $2.75 और दो, तो तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे या प्लस करोगे, ओ, प्लस करूंगी। प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यानी तो बहुत अच्छी बात हो गई, वो तो खुशी खुशी ले लेंगे, बोलेंगे ऐसे कस्टमर रोज आने चाहिए। वो आपको बोलेंगे 6 नाइट्स क्यों रुक रहे हैं, आप जो है वो 60 नाइट्स कर दे, सही है। वो आपके स्टे बढ़वाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि प्लस कर देना है, सही है। किस किस अमाउंट को प्लस करना है, जो रिड्यूस कॉस्ट थी, सही है, क्योंकि बिफोर बोला है उसने 2.75। तो जैसे ही हम 48.25 और 2.75 को जैसे ही हमने ऐड किया तो बेटा आंसर आ गया $51, सही है। तो ये $51 जो है वो कस्टमर पे करेगा अगर उसको $2.75 पर नाइट का रिडक्शन नहीं मिलेगा, सही है। तो हम लिख देंगे डॉलर, अच्छा, कस्टमर पे $51 फॉर ईच नाइट,
बिफोर द रिडक्शन। सही है। सही। इसमें देखो कुछ पूछना है? हम्म। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, ये समझ आ गया? यस सर। चलो, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। सही है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक कोई इतना बड़ा नहीं था। सही है। अच्छा, और इसका फिर मैं आपको एक होमवर्क असाइनमेंट दूंगा, उसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5-6 ही है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, कॉपी ईच ऑफ दीज कैलकुलेशंस एंड इंसर्ट ब्रैकेट्स। सही है। एक तो मतलब कि कॉपी का मतलब है कि इन जो ये आपके पास जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं, जो भी कैलकुलेशंस हो रही है, आपने उसको कॉपी करना है। मतलब इक्वेशन है ना, हर पार्ट के अंदर एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, ABCD। एक इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होता है बेटा, इक्वल का साइन होता है। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल का। दो साइड्स होती है मिनिमम, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, और उनके दरमियान में इक्वल का साइन होता है। इक्वेशन गिवन दी हुई। तो बोले कॉपी करो पहले इन सारी कैलकुलेशन को, जो इक्वेशन लिखी है वो एज इट इज लिखनी है, एंड इंसर्ट ब्रैकेट्स। और आपने सिर्फ इधर ब्रैकेट्स लगाने हैं और कुछ नहीं करना। बट वो ब्रैकेट्स इस तरीके से लगाने हैं सो दैट द गिवन आंसर्स आर करेक्ट। आपने ब्रैकेट्स कहाँ लगाने हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे आपके पास मोर देन वन नंबर्स होंगे। अगर सारे ए से लेके डी पार्ट जितने भी है सब में हम देखें, तो लेफ्ट साइड के अंदर बेटा आपके पास जो है वो मोर देन वन नंबर है, और राइट पे सिंगल नंबर है, राइट साइड पे सिंगल नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे एक से ज्यादा नंबर्स होते हैं वहां पे आप ब्रैकेट्स लगाते हो। आपने इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने हैं लेफ्ट साइड पे कि जब उनको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो आपका आंसर जो है वो 45 बने। सॉरी, 45 मैंने गलती से बोल दिया, पार्ट सी में देखते हैं। मतलब राइट साइड बने, क्या बने, राइट साइड बने। सही है। चलो, पहले हम करते हैं पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, टू सर मल्टीप्लाई आप हाँ। 7 7 + 6 के दरमियान में ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, एक मिनट में इधर क्यों लगा, 2 × 7 + 6 = 26। अच्छा, कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, स्टार्ट कहाँ करूँ ब्रैकेट? सर यानी ब्रैकेट के अंदर 7 + 6 आएगा। ओ मतलब ऐसे, ये बिल्कुल सही है। 7 + 6 कितना होगा, 13। 13 × 2 26 बन रहा है, हो गया। बस पार्ट बी में बताओ, चलो जल्दी जल्दी सारे कर लेते हैं। पार्ट बी में, हाँ बस। पार्ट बी में क्या है, 20 - 6 ÷ 2 = 7। अब 7 बनाना है, अब कहाँ पे लगाए ब्रैकेट? 20 माइनस, अगर देखो 20 - 6 कर दे तो 20 - 6 कितना होगा बेटा, 20 - 6 कर लो। 20 - 6 करो, कितना होगा? अगर मैं 20 - 6 कर दूं, आप बोलो 20 - 6 करके दिखाऊं। 20 - 6 किया, 14 आ गया। सही है। फिर डिवाइड बाय टू अगर मैं करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, 7 बन रहा है। इसका मतलब जी। 20 से ब्रैकेट स्टार्ट होगा और 6 पे एंड हो जाएगा। 20 - 6 = 14, 14 ÷ 2, आंसर इज 7। इसमें कुछ पूछना है? नहीं। चलो, अब पार्ट नंबर सी पे जाते हैं। पार्ट सी में क्या है, 4 + 5 × 7 - 2 = 45। हाँ भाई, अब बताओ इधर कहाँ ब्रैकेट आएगा? हम्म। 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 यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिंगल ब्रैकेट हो, सोचना है दो ब्रैकेट भी लग सकते हैं। सही है। हम्म। अगर देखो पहले आप ऐसे ही सोचो, अगर 4 को 5 में मैं प्लस कर, 4 को मैं वैसे रहने देता हूँ, 5 × 7 बॉड मास की तरह सोचते, 5 × 7 करते कितना बनेगा, 35। फिर 35 में बेटा 4 ऐड होगा तो 39, 39 में 2 माइनस करेंगे तो फिर 45 तो नहीं बनेगा, 37 बनेगा। इसका मतलब 5 और 7 में हम ब्रैकेट नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है 4 + 5, तो मैंने लिखा 4 + 5 बेटा कितना हो जाएगा, 9। अगर एक इधर ब्रैकेट आ जाए, मल्टीप्लाई 7 - 2 बेटा कितना होता है, 5। 9 × 5 कितना होता है, 45। इसका मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट लग रहा है 4 + 5 पे, और दूसरा लग रहा है 7 - 2 में। क्योंकि 4 + 5 9 होता है, 7 - 2 5 होता है। जैसे ही ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या बन जाएगा, 45। सही है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 18 - 6 / 2 + 4 मल्टीप्लाई, नीचे करते हैं, इधर नहीं आया पूरा।
पार्ट नंबर डी, क्या लिखा हुआ है? 18 - 6 डिवाइड बाय 2 + 4 × 3 = 15। ये 18 - 6 डिवाइड बाय 2 + 4 × 3 = 15। अब मुझे 15 बनाना है। अब इधर थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि नंबर जितने बढ़ते जाएंगे ना उतनी जो है वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा। सही है, दिमाग को ज्यादा यूज करना पड़ेगा। सही है, और जितना दिमाग को यूज करोगे उतना ही दिमाग जो है वो यूज होता रहेगा। मतलब कि अभी बिल्कुल फ्रेश दिमाग है, बिल्कुल न्यू दिमाग है। सही है, हर इंसान का होता है। जब हम कहते हैं ना कि जो दिमाग यूज नहीं करता उसके पास नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके पास बिल्कुल 100% फ्रेश दिमाग है, ये जो बिल्कुल भी यूज अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो आओ यहाँ पे यूज करते हैं, क्या होगा? 15 बनाना है, कैसे बनेगा? सोचो। 18, अच्छा 18 - 6 लिखा हुआ है, मैं 18 - 6 कर देता हूँ पहले। 18 - 6 कितना होता है? 12। फिर आगे है डिवाइड बाय 2। सही है, प्लस अच्छा 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे बेटा, कितना आएगा? 6, ऐसे ही है ना? 12 डिवाइड बाय 2 आ गया 6। और अगर ये मैं 4 × 3 कर दूं तो आप बोलोगे 4 × 3 12 होता है। तो 6 + 12 तो नहीं बन रहा 18, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। सही है। सही है। 18 - 6 12 डिवाइड बाय 2 +4। अब मैं इधर कर दूं +4, +4 × 3। अगर मैं 2 + 4 कर दूं, मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड नहीं कर रहा, मैं 12 और 2 को डिवाइड नहीं कर रहा। 12 डिवाइड 2 + 4 कर दूं, 2 + 4 कितना होगा? 6। सही है। अब मैं डिवाइड करूं 12 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आएगा 2। 2 आ गया। 2 फिर × 3 फिर भी 15 नहीं बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। हम्म, हम्म, क्या करें क्या करें, सोचो सोचो बताओ। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक ब्रैकेट में इधर लगा दूं 6 डिवाइड बाय 2, ये 3 हो जाएगा। ये -3 हो जाएगा मतलब, और फिर ये 12 हो जाएगा। तो 12 18 - 3 + 12 15 नहीं बनेगा। फिर क्या करें? क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होगा? और कुछ आ रहा है दिमाग में? हम्म अच्छा, अब देखो एंड में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई ब्रैकेट बनाऊं और फिर उसके अंदर ऐसा कोई परफॉर्म करूं कि ये पूरा प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं इसको परफॉर्म होने के बाद 5 बने, तो 5 × 3 15 हो सकता है। अब इधर हम सोचते हैं कि ये 5 कैसे बनेगा, ये हमने थोड़ा सा सोच लेते हैं। नहीं, ये सोचने की कोशिश करते हैं हम इधर। चाहिए। हम्म बताओ कैसे बनेगा? या फिर इस ब्रैकेट में ये 18 है, ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये 3 बने, तो भी कुछ ना कुछ हो सकता है। बन गया, देखो कैसे बनेगा। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। 18 को हमने पहले ऐसे ही रख देना है भाई, हमने 18 को ऐसे ही रख दिया। ये लो, 18 कॉपी, माइनस कॉपी, 6 डिवाइड बाय 6 कॉपी, डिवाइड नहीं कर रहे, डिवाइड कॉपी। 2 + 4 कितना होगा? 2 + 4 = 6 मल्टीप्लाई 3। सही है। 6 डिवाइड बाय 6 बेटा कितना होगा? 18 कॉपी माइनस कॉपी, 6 डिवाइड बाय 6 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 -1 × 3 कितना होगा? 3। 18 - 3 कितना आ जाएगा? 15। सही है, बन गया 15। तो इसका मतलब है हमारे पास ब्रैकेट कैसे लगेगा? पहले हमने 6 को 2 से, 2 और 4 को हमने पहले करना है ऐड, एक ब्रैकेट इधर आएगा। सही है। फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर एक ब्रैकेट लग गया, ये दोनों ऐड होंगे। फिर बॉडमास रूल फॉलो होगा। बॉडमास रूल में पहले आप डिवाइड कर लो 6 से या मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, एक ही बात होती है। ऐसे ही है ना? तो पहले फिर हमने क्या किया, अगर और ब्रैकेट्स लगाने और टाइप के भी लगा सकते हो। पहले मैंने 2 और 4 को ऐड किया था, 6 बना था, फिर इस 6 को 6 से डिवाइड किया था। सही है, तो ऐसे भी लगा सकते हो।
फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 18 के साथ माइनस किया, 15 बन गया। बट ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी भी नीड नहीं है। सही है, ये हो गया। इसमें देख लो कुछ पूछना है? बस ये सिंपल एक यही ब्रैकेट लगेगा। सही है। अब आपने अगर इसको ब्रैकेट अगर इस तरीके से मैं सॉल्व करना चाहूँ, 18 में कॉपी कर दूंगा, -6 कॉपी कर दूंगा, डिवाइड का साइन कॉपी करूंगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 2 + 4 6 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 कॉपी, सही है, इक्वल टू 15। अभी 18 माइनस कॉपी हो जाएगा, 6 / 6 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15। 18 माइनस कॉपी 1 × 3 इक्वल टू 15, तो 15 इक्वल टू 15 आ गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हो गया, सिर्फ एक सिंगल फिर ब्रैकेट सारे 2 और ब्रैकेट सेम होते हैं? क्या? सारे ब्रैकेट सेम होते हैं जैसे स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह, उनके हाँ नहीं, डिफरेंट लेकिन हाँ नहीं, फंक्शन? ब्रैकेट के भी ना रूल्स है ना। अब देखो सबसे पहले देखो अब ये ना ब्रैकेट अब जैसे लगाए हुए हैं, जो ब्रैकेट सबसे अंदर है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट को लगाने के तरीका होता है, सबसे पहले जो ब्रैकेट यूज किया जाएगा वो स्मॉल, फिर उसके बाद जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो होता है स्क्वायर, फिर जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो कर्ली। ये इस तरीके से। बट आपने देखना है कि हो सकता है कि कभी कभी अंदर जो है वो पहले कर्ली कर लेता है बाद में स्क्वायर करता है, तो हमें ये नहीं देखना। अगर मेरे पास एक नंबर पहले मेरे पास अगर सबसे अंदर लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट और बाद में स्क्वायर है, तो पहले मैं राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट को करूंगा, फिर मैं जो है वो राउंड ब्रैकेट को करूंगा। जो ब्रैकेट जितना अंदर होगा वो सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा, और जो ब्रैकेट जितना बाहर है वो उतना एंड में सिंप्लीफाई किया जाता है। सही है। इसमें कुछ पूछना है? देख लो। नो सर, समझ आ गया। समझ आ गया पूरा ये? अर्थमेटिक का, जी। प्रैक्टिकल अर्थमेटिक का फर्स्ट सब टॉपिक बेटा हमारा हो गया है। सही, नंबर्स का। सही, अब हम कल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी मंडे को हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सही है। और जब तक मैं आपको जो है वो ये पुरानी जो हमारी जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था और ये वाला, ये दोनों जो है वो मैं यूट्यूब के चैनल पे डाल के मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। सही, और ये दोनों पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, और होमवर्क वाली जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सही है। और वो आपने मंडे तक कोशिश करना है कर लेनी है। सही है। देख लो बेटा, इसमें कुछ यस पूछना सर। है? आसान है? नो। जी। आसान नहीं है? आसान है, चलो अभी तो आसान है। सही है। नंबर्स का चैप्टर को इतना मुश्किल नहीं है, वो टॉपिक आसान है, उसके सारे सब टॉपिक्स तकरीबन आसान है। सही है बेटा। चलो, अब हमारी फिर क्लास स्टार्ट होगी मंडे वाले दिन 8:30 पे। सही है बेटा। ओके, अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह।